आज कहानी में जिक्र होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। वो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने 9 भाषाओं का ज्ञान रहा, 32 डिग्रियां ली, कभी स्कूल में जाने से रोका गया तो देश के पहले कानून मंत्री बन गए, संविधान सभा के प्रमुख बने, संविधान निर्माता उन्हें कहा जाता है और एक बड़े सामाजिक सुधारक के तौर पर जिन्हें जाना जाता है। वो भीमराव अंबेडकर जिन्होंने ऊंच नीच जातिगत भेदभाव का सामना किया और फिर खुलकर इसका विरोध किया। लेकिन उनके जीवन में 2 ब्राह्मणों के किरदार का भी हम जिक्र करेंगे। ब्राह्मण अलग से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि भेदभाव की जब बात आती है तो अक्सर ऊंची जातियों पर आरोप लग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी में 2 ब्राह्मण किरदार बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक उनकी दूसरी पत्नी जो डॉक्टर भी थी और एक उनके वो गुरुजी। साथ ही जिक्र करेंगे हम कैसे भीमराव सकपाल से वो बन जाते हैं भीमराव आंबेडकर और उसके बाद वो बन जाते हैं भीमराव अंबेडकर। हम जिक्र करेंगे महात्मा गांधी जी से उनके रिश्तों को लेकर। हम जिक्र करेंगे उस पुणे एक्ट का जिसमें अंबेडकर की उन मांगों को खारिज कर दिया गया, जिसमें उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए 2 वोट की मांग की थी। 1 वोट अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए और 1 वोट सामान्य प्रतिनिधि को चुनने के लिए। वो किस्सा क्या था, कैसे बेमन से उन्हें यह मानना पड़ा, ये सारी बातें आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को सुनिएगा और शेयर जरूर। मां का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो महार जाति में पैदा हुए थे और इस जाति को लेकर कहा जाता है कि उस दौर में ये एक ऐसी जाति थी जो उपेक्षित जाति थी। छुआछूत, ये तमाम चीजें, जातिगत भेदभाव उस दौर में चरम पर था और इसी वजह से इन तमाम परेशानियों का सामना उन्हें शुरू से करना पड़ा। वो इन संघर्षों से गुजर रहे थे, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र कोंकण के आंबड़वे गांव में उनका रिश्ता था तो उनके पिताजी ने उनका नाम जो है वो सकपाल की जगह पर आंबेडकर कर दिया था। ये शुरुआत की कहानी है जब उनका नाम भीमराव सकपाल से आंबेडकर हुआ है। इसके बाद जब वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहां पर एक कृष्णा अंबेडकर करके शिक्षक होते हैं। ये कहा जाता है कि उन शिक्षक के साथ इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे और जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर बचपन में सवाल जवाब किया करते थे या जो उनके अंदर जानने की जिज्ञासा थी या अपने समाज को ऊपर उठाने का जज्बा था, वो उन शिक्षक के साथ उनकी बॉन्डिंग को बेहतर कर देता है और उसके बाद वो कृष्णा महादेव अंबेडकर जो होते हैं वो अपना सरनेम ले लेते हैं। इस बात की पुष्टि इनके खानदान के जो बाकी लोग अभी हैं कई बार टीवी चैनलों पर कर चुके हैं कि वहीं से इन्होंने ये अंबेडकर लिया है। बाकी परिवार के लोग अभी भी। साल 1906 में डॉक्टर अंबेडकर की पहली शादी जो है वो रमाबाई जी से होती है। बाल विवाह होता है। इनके 5 बच्चे होते हैं, हालांकि एक को छोड़कर बाकी सभी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बाद राजनीतिक जीवन काल में काफी उथल पुथल चलता है और साल 1947 में इनकी मुलाकात होती है एक महिला से, डॉक्टर शारदा कबीर। डॉक्टर शारदा कबीर के पास डॉक्टर अंबेडकर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथी, मेरे अनुयायी मुझसे कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि तुम्हें ख्याल रखने के लिए किसी जीवन साथी को फिर से जीवन में लाना चाहिए। वो इशारों में बात करते हैं। डॉक्टर शारदा कबीर जो है उनकी बातों को समझ नहीं पाती हैं। वो कहती हैं, हाँ डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको जीवन में किसी को लाना चाहिए, हम दोनों मिलकर खोजेंगे। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर अपनी बातों को स्पष्टता से नहीं समझा पाते हैं तो बाद में डॉक्टर शारदा कबीर को वो एक चिट्ठी लिखते हैं और इस चिट्ठी में अपने दिल की बात वो लिखते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अनुयायियों को लगता है कि अगर कोई जीवन साथी मिल जाएगा तो मेरी उम्र लंबी हो सकती है, मेरा ख्याल रखा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जीवन साथी बन जाओ, लेकिन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अगर मेरी ढलती उम्र और मेरी बीमारियों को देखते हुए, बढ़े उम्र गैप को देखते हुए तो मुझे मना करोगी तो भी मैं इससे अपमानित महसूस नहीं करूंगा। ये कहते हैं कि 24 घंटे के बाद डॉक्टर शारदा कबीर जो हैं वो उन्हें हाँ बोल देती हैं और 1 साल के अंदर ही मुलाकात के ये दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। 1948 वो साल था जब डॉक्टर शारदा कबीर से इनकी शादी हुई। डॉक्टर शारदा कबीर की भूमिका को डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में आप 2 तरह से देख सकते हैं। एक, माई लाइफ विद अंबेडकर जो उनकी जीवन कथा है, उसमें वो लिखती हैं कि उन्होंने ही नागपुर में जो 5 लाख अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर को प्रोत्साहित किया था और इस घटना के बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने यहां बताया है। तो एक ब्राह्मण महिला ने डॉक्टर अंबेडकर, जो कि एक पिछड़े समाज से आते थे, उनसे शादी की। उसके बाद दोनों ने मिलकर समाज सुधारक
तौर पर बहुत सारे कदम उठाए और उसके बाद उस किताब के जरिए जो बातें आती हैं उसमें इन दोनों ने एक साथ मिलकर नागपुर में हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिसे आज भी सबसे बड़ा धर्मांतरण मानाता है। 5 लाख लोग एक साथ हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में चले आते हैं। ये एक बड़ी भूमिका है। डॉक्टर अंबेडकर ने इनको लेकर कई जगह पर मेंशन किया कि इनकी वजह से मेरे जीवन में मैंने 8-10 साल और गुजारे। हालांकि इन दोनों के जीवन में एक दुखद लम्हा तब आया जब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सविता जो हैं वो मां बाप बनने वाले थे, लेकिन तभी अस्पताल में उनकी पत्नी का गर्भपात हो जाता है। वो बच्चा कभी दुनिया में नहीं आता और उस घटना ने कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को काफी हद तक तोड़ दिया था। लेकिन इन दोनों ने साथ मिलकर समाज सुधारक कदम के तौर पर बहुत सारी चीजें की और यही वजह है कि जब डॉक्टर अंबेडकर की जीवन कथा सुनाई जाती है तो उसमें उनकी दूसरी पत्नी का जिक्र जरूर। डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी डॉक्टर शारदा ये बताती हैं कि उनके पिताजी जो थे वो बहुत प्रोग्रेसिव थे। उनके 8 बच्चे थे और 8 में से 6 बच्चों ने इंटर कास्ट शादी उस दौर में की थी, जो ये बताता है कि उनके पिताजी जात पात से ऊपर थे और खुले विचारों वाले थे। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हालांकि बहुत सारी किस्से कहानियां और भी हैं जो आपको जानना चाहिए। मसलन उनके पास मृत्यु के वक्त 35,000 किताबें थी। आप सोचिए 35,000 किताबें। डॉक्टर अंबेडकर के पास 32 डिग्री थी, ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। डॉक्टर अंबेडकर को 9 भाषाओं का ज्ञान था। सो आप समझ सकते हैं कि उनका इंटेलिजेंस लेवल जो था वो बहुत ज्यादा था और यही वजह शायद है कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार हो रही थी संविधान को लेकर तो उन्हें विरोध के बावजूद शामिल किया गया, क्योंकि उनके विरोधी भी उनके काबिलियत पर शक नहीं करते थे। उनके विचारों से भले ही वो अलग अलग मतभेद रखते हों, लेकिन उन पर कभी शक नहीं किया गया। उनके बागीचों की बड़ी तारीफ की जाती है। द डेली अखबार का है एक ब्रिटिश का, जिसने उनके बागीचों को लेकर एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे खूबसूरत बागीचे उस दौर में कहीं देखने को नहीं मिलते थे। उन्हें कुत्ते पालने का बड़ा शौक था। खाने को लेकर कहा जाता है कि बहुत ही साधारण खाना पसंद था, साग, और कभी भी वो बाहर जाकर खाना पसंद नहीं करते थे। उनके जीवन को 2 हिस्सों में देखा गया, एक उनकी पहली पत्नी के साथ, एक उनकी दूसरी पत्नी के साथ। लेकिन किस्सा गांधी जी के साथ भी है जो आपको जानना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन जो था वो दलितों के उत्थान में लगा रहा। अछूतों को वो आगे बढ़ावा देते रहे और उनकी कोशिशों का असर था कि साल 1909 में अछूत समाज के लिए उस दौर में आरक्षण के प्रावधान को पहली बार लगाया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके लिए उन्होंने और कोशिशें की और अगली कोशिश थी दलितों को 2 वोट देने का अधिकार दिलाने, अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर की कोशिशों का असर यह था कि 16 अगस्त साल 1932 को अंग्रेजों ने इसे लागू कर दिया और ये डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि दलितों के उत्थान में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। हालांकि इस कदम से महात्मा गांधी जी नाराज हो गए और उन्हें लगा कि ये जो कदम है 2 निर्वाचन क्षेत्र या अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 वोटों का, 2 वोट मतलब एक अपना नेता चुनने के लिए और एक सामान्य वर्ग का नेता चुनने के लिए। और इसके पीछे सोच ये थी कि दलितों का उत्थान दलित व्यक्ति कर सकता है, वो व्यक्ति जिसने उस कष्ट को महसूस किया हो। वैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर जो हैं उनकी तस्वीर का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन विचारों का इस्तेमाल करने की जब बात आती है तो फिर सब दाएं बाएं देखते हैं। लेकिन तस्वीर में वो जरूरी है, विचारों में ना भी हो तो राजनेताओं को फर्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर अंबेडकर को इसी बात की आशंका थी। इस बात को लेकर उन्होंने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा। अंग्रेजों को समझाने में वो कामयाब रहे, उस प्रस्ताव को लागू कर दिया गया। लेकिन तब बीच में आ गए महात्मा गांधी और उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज हुआ पुणे यरवदा जेल एक्ट के नाम से, जिसके चर्चे आज भी होते हैं इतिहास में। महात्मा गांधी को लगता था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर का जो ये प्रस्ताव है ये सदा सदा के लिए लागू हो गया तो फिर इससे हिंदू धर्म के अंदर बंटवारा हो जाएगा, जातिगत भेदभाव जो है वो धर्म का भेदभाव हो जाएगा और एक ऐसी खाई पैदा हो जाएगी जिसको फिर पाटा नहीं जा सकता। और यही वजह है कि महात्मा गांधी जी ने पहले अंग्रेजों को कई सारे पत्र लिखे। इन पत्रों में मांग की गई कि आप इस प्रस्ताव को हटा दें, लेकिन अंग्रेज जब नहीं माने तब महात्मा गांधी जी ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और वो रास्ता था अनशन का, आंदोलन का। महात्मा गांधी इसके विरोध में अनशन पर बैठ जाते हैं और इसके बाद ये अनशन आंदोलन बढ़ता जाता है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो भी इस बात पर अड़े हुए थे कि वो इस प्रस्ताव से पीछे नहीं हटेंगे और इस पर डटे रहेंगे, ये दलितों के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब बापू की तबीयत बिगड़ती चली गई और उस अनशन में वो लगातार बीमार पड़ते गए, तब देश में उस वक्त की गांधी जी की प्रसिद्धि अपने चरम पर थी।
अंबेडकर को चौतरफा विरोध का सामना करना, बड़ा विरोध अंदर से भी उनके आसपास आया, उनके लोगों ने विरोध जताया क्योंकि बापू की इज्जत हर समाज में थी। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को अपने विचारों को बदलना पड़ा। कहा जाता है कि बेमन से वो गए महात्मा गांधी जी के पास, अनशन को खत्म करवाया और ये 2 वोट का अधिकार लागू नहीं हो पाया। हालांकि इसके बदले आरक्षण का कोटा जो था उसे बढ़वा दिया गया पॉलिटिक्स में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की किताब वेटिंग फॉर वीजा में वो लिखते हैं कि उन्हें बचपन में पहली बार तब एहसास हुआ जब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कहीं जा रहे थे भाई बहनों के साथ। स्टेशन मास्टर उनके पास आया और उसने कहा कहां जाना है, किसके इंतजार कर रहे हो, और इन्होंने अपना नाम बताया। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये अपर कास्ट के हैं, लेकिन जब पता लगा तो फिर उसने दूरियां बना ली। वो कहते हैं कि तांगा वाले ने भी उन्हें तांगे पे बैठने को नहीं कहा, उसके बाद जब वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे तब भी वो नहीं माना। ये सारी कहानियों का जिक्र किया उन्होंने, यहां तक कहा कि मैंने खुद को मुसलमान भी बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद खाना खाने के बाद पानी नहीं दिया गया था, और पानी, स्कूलों की भेदभाव की समस्या, ऐसी तमाम घटनाओं का जिक्र उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा किताब में किया। हालांकि महात्मा गांधी जी को लेकर एक किस्सा भी है कि महात्मा गांधी जी को लगता था शायद वो एक ब्राह्मण व्यक्ति हैं जो दलितों और वंचितों के हक की बात करते हैं। और एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा भी था कि मैं तब से वंचितों की सेवा कर रहा हूं जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी दलितों के उत्थान को लेकर सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो फिर आप लोग खादी को अनिवार्य करने के साथ साथ दलितों के भेदभाव के खिलाफ विरोध भी अनिवार्य करते। आप लोग सुनिश्चित करते कि जो आदमी दलित विरोध करेगा उसे पार्टी में नहीं रखेंगे, जो दलितों के मंदिर जाने का विरोध करेगा उसे शामिल नहीं करेंगे, जो दलित के बच्चे को पढ़ाएगा नहीं उसका विरोध करेंगे, जो दलितों के साथ खाना खाने से इंकार करेगा उसका विरोध करेंगे। इसलिए कांग्रेस से उनकी राय थोड़ी अलग अलग थी। लेकिन बाबा साहब को याद करना जरूरी है, याद इसलिए भी क्योंकि जातिगत भेदभाव को पूरा करने हमें लगा इस कहानी के जरिए डॉक्टर अंबेडकर को अपने शब्दों में हम याद करें, उनके बारे में कुछ बातें आपको बताएं, समझाएं, और खुद भी इसी बहाने उनको पढ़ने का, समझने का मौका मिला। वरना डॉक्टर अंबेडकर के बारे में यही माना जाता है कि उनके नाम का इस्तेमाल ज्यादा किया गया। उनके नाम का इस्तेमाल सभी करते हैं, उनकी तस्वीर का इस्तेमाल सब करते हैं, लेकिन उनके विचारों का इस्तेमाल लोग कम करते हैं। अब डॉक्टर अंबेडकर मौजूदा दौर में वोट बैंक की वजह से जरूरी हो गए हैं, लेकिन उनके विचार जो हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। कई बार मैं या मेरे समाज से आने वाले लोग जब कहते हैं कि जातिगत भेदभाव नहीं है या ऐसी चीजें हैं, या मैं कई बार कहता हूं कि यार जात में हम लोग को नहीं बंटना चाहिए, तो मुझे कई बार उस समाज से आने वाले लोगों ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि सर आप ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि आपने अपने नाम की वजह से विरोध नहीं सहा, आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, नाम में कुछ नहीं रखा है। लेकिन जिन्होंने सहा है उन्हें यह समझ में आता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। ये बात पहली बार जब मैंने सुनी तो मेरे दिल में घर कर गई, और उसके बाद कई किस्से कहानियां सुनी। मुझे लगता है कि बाबा साहब को इसलिए हम सबको याद करना चाहिए, और मेरी समाज के अलग अलग वर्गों से भी अपील है कि बाबा साहब को आप याद करें, आपकी इच्छा ना करें आपकी इच्छा, लेकिन उनके विचारों को जरूर याद कीजिए। और अगर देश को आगे बढ़ना, अगर समाज को आगे बढ़ना, अगर इंसानियत को आगे बढ़ना है तो जाति मजहब से आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।